हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 4.5 में 2 HW दिए थे 15 और 16। उम्मीद है कि यदि आप अच्छा से बनाए होंगे तो आप लोगों का दोनों प्रश्न एकदम फिक्स है कि बन गया होगा और अच्छा से बनाए होंगे तो आज के क्लास में हम लोग थ्योरी शुरू करेंगे जो कि एक्सरसाइज 4.6 का है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा और जो स्टूडेंट पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर पर बैठकर आप क्या कर रहे हैं, फालतू चीज ना देखकर आप लोग पढ़ाई वाला जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसी को देखिए। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, वीडियो देखिए पूरा। जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करेंगे। आज थ्योरी शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6 का, तो ध्यान दीजिए, समझिएगा। हेडिंग होगा प्यारे स्टूडेंट, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4.6। पहला हेडिंग होगा संगत यानी कंसिस्टेंट। देखिए, थ्योरी पढ़ा रहे हैं 4.6 का थ्योरी शुरू किए हैं। पहला थ्योरी होता है इसमें संगत यानी कंसिस्टेंट। देखिए, संगत का इंग्लिश होता है बाबू कंसिस्टेंट। तो जानेंगे कि आखिर संगत होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, यदि कैपिटल ए एक वर्ग आव्यूह होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है, तो ए का डिटर्मिनांट इज नॉट इक्वल 0 को संगत कहते हैं। संगत कहते हैं। ध्यान से बाबू देखिएगा, संगत पहले देखिए बाबू, आप लोग बतला दे, वीडियो पूरा देखें। एक सप्ताह और लगेगा, डिटर्मिनांट समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहले आप लोगों को बतला दे कि आज से थ्योरी शुरू कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4.6। पहला थ्योरी है संगत यानी कंसिस्टेंट। पहले जानेंगे कि आखिर संगत होता क्या है। तो लिखे, यदि कैपिटल ए एक वर्ग आव्यूह होता है तो, यदि कैपिटल ए एक वर्ग आव्यूह होता है तो ए का डिटर्मिनांट इज नॉट इक्वल 0 को संगत कहते हैं। मतलब ए एक वर्ग आव्यूह होगा और उसका डिटर्मिनांट जब करिएगा, अगर डिटर्मिनांट करने पर अगर 0 नहीं आएगा, ए का डिटर्मिनांट किए, डिटर्मिनांट करने पर यदि 0 नहीं आएगा तो समझिए कि वो क्या है, संगत। समझ गए होंगे। ए का डिटर्मिनांट करने पर अगर 0 नहीं आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे संगत। आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग होगा असंगत। असंगत, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट यानी असंगत।
संगत तो क्लियर हो गया। जब जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो समझिए कि संगत है। अब जो लिखे हैं जब जीरो, अब ध्यान दीजिएगा, असंगत, इसका इंग्लिश है इनकंसिस्टेंट। यदि कैपिटल ए एक वर्ग आव्यूह होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है, तो ए का डिटर्मिनांट इक्वल जीरो को असंगत कहते हैं, असंगत कहते हैं। यदि कैपिटल ए एक वर्ग आव्यूह होता है, यदि कैपिटल ए एक वर्ग आव्यूह होता है, तो ए का डिटर्मिनांट इक्वल जीरो को असंगत कहते हैं। अब जानिए संगत कब होगा, जब ए का डिटर्मिनांट अगर जीरो नहीं होगा तो उसको संगत बोलेंगे, और जब ए का डिटर्मिनांट जीरो हो जाएगा तो उसको असंगत बोलेंगे। मतलब डिटर्मिनांट करने पर जीरो नहीं होगा तो संगत, और जीरो हो जाएगा तो असंगत। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पर एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, तो आज ही हम बतलाएंगे। एग्जाम्पल अभी नहीं, एक थ्योरी और बतला लेंगे तब। ध्यान देते रहिएगा, जहां दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला है आव्यूह विधि से, अगला हेडिंग है आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण का हल। आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण का हल, इसका अंग्रेजी होगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड यही वाला थोड़ा ज्यादा समझिएगा। देखिए अगला हेडिंग क्या है, आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण का हल। अब जानेंगे कि रैखिक समीकरण का हल आव्यूह विधि से हम लोग कैसे करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, इसका इंग्लिश सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, यानी रैखिक समीकरण दिया रहेगा और उसको आव्यूह विधि से हल करने के लिए कहेगा, तो इसका तरीका क्या होगा वही बतलाने हम जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। ये हो गया हेडिंग, इसका फॉर्मूला बतला रहे हैं कैसे ज्ञात होता है। ध्यान से आप लोग देखेंगे। ये मिटा दे रहे हैं हेडिंग। ध्यान से देखिएगा। माना, यहां से लिख रहे हैं बाबू, माना रैखिक समीकरण, ध्यान दीजिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3। कहने का अर्थ है कि अपना मन से हम रैखिक समीकरण लिए
अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा, कोई जरूरी है कि यही लीजिएगा? तो आप कोई भी 3 या 2 रैखिक समीकरण ले लेंगे। हम 3 लेकर समझा रहे हैं, आप 2 भी लेकर बना सकते हैं, लेकिन एक नहीं, या तो 2 या 2 से अधिक। तो हम यहाँ मान लिए हैं, माना रैखिक समीकरण पहला है a1x b1y c1z इक्वल d1, दूसरा है a2x b2y c2z इक्वल d2, तीसरा है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3। मान लिए हैं कि 3 गो समीकरण हो गया। अब इसका नियम थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या नियम है। सबसे पहले कैपिटल ए लिखते हैं। कैपिटल ए होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक्स, वाई और जेड का जो गुणांक है उसको कैपिटल ए बोलेंगे, यानी A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। बराबर के उस साइड वाला को इधर लिख रहे हैं, बराबर के उस साइड वाला को बोलते हैं बी, कैपिटल बी। तो बराबर की साइड में क्या है, D1, D2, D3। और जो वेरिएबल यानी चर राशि है, चर राशि कौन कौन है, एक्स, वाई, जेड, इसको कैपिटल एक्स कहते हैं, यानी एक्स, वाई, जेड। ध्यान दीजिएगा, एक बार और इसको समझिए। मान लिए हैं रैखिक समीकरण, कोई जरूरी नहीं है बाबू कि 3 ही मानेंगे, लेकिन हाँ एक प्रतिबंध है कि रैखिक समीकरण कभी भी मानेंगे तो या तो 2 या 2 से अधिक। यहां देखिए, माना रैखिक समीकरण पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3। तो इसका नियम क्या है, ये मान लिया गया है 3 समीकरण। अब जानिए ए, बी और एक्स के बारे में। एक्स, वाई और जेड। एक्स चर राशि है, वाई चर राशि है, जेड चर राशि है। तो एक्स, वाई, जेड के गुणांक को कैपिटल ए बोलेंगे। तो देखिए यहां लिख दिए, कैपिटल ए बराबर एक्स, वाई और जेड के गुणांक को कैपिटल ए बोलेंगे। तो एक्स का गुणांक क्या है, A1, एक्स वाई जेड का गुणांक A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो कैपिटल ए बराबर A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। मतलब एक्स वाई जेड का जो गुणांक होगा उसको कैपिटल ए बोलेंगे। फिर एक बार, एक्स वाई जेड के गुणांक को कैपिटल ए बोलेंगे। कोई भी मैथ बनाइएगा, एक्स वाई जेड का जो गुणांक होगा उसको कैपिटल ए बोलेंगे। समझ गए होंगे, एक्स वाई जेड के गुणांक को कैपिटल ए, बराबर के इस साइड में जो रहेगा उसको बी बोलेंगे। बराबर की इस साइड में है D1, D2, D3, तो कैपिटल बी इक्वल D1, D2, D3। मतलब कि एक्स वाई जेड के गुणांक को ए बोलेंगे और बराबर के इस साइड वाला को बी बोलेंगे, और जो चर राशि है एक्स वाई जेड उसको कैपिटल एक्स बोलेंगे। अंतिम बार, एक्स वाई जेड के गुणांक को ए बोलेंगे, बराबर के इस साइड को बी बोलेंगे, और जो चर राशि है एक्स वाई जेड उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्स। समझ गए होंगे बाबू, एक्स वाई जेड के गुणांक को ए बोलेंगे, बराबर के उस साइड को बी बोलेंगे, और जो चर राशि है एक्स वाई जेड उसको कैपिटल एक्स बोलेंगे। ध्यान से एकदम देखेंगे आप लोग। देखिए अंतिम बार, एक्स वाई जेड के गुणांक को ए, बराबर की साइड को बी, और जो चर राशि है उसको कैपिटल एक्स। अब यहां लिख रहे हैं, समीकरण के अनुसार, यहां इसको मिटा दे रहे हैं, इधर कर दे रहे हैं, दिए गए या माने गए समीकरण के अनुसार
माने गए समीकरण के अनुसार, यही समीकरण माना गया है, इसके अनुसार लिख सकते हैं a इंटू एक्स इक्वल बी। बतलाएंगे क्यों। माने गए समीकरण के अनुसार a इंटू एक्स इक्वल बी क्यों लिखे हैं, इसके बारे में पूरा आप लोगों को बतलाएंगे। माने गए समीकरण के अनुसार a इंटू एक्स इक्वल बी क्यों लिखा गया है, जानिए। यहां रफ देखिए, ये हो गया रफ। a इंटू एक्स इक्वल बी क्यों लिखा गया है, a का मान रखिए, ये रफ है। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। x का वैल्यू रखिएगा तो हो जाएगा x y z। b का वैल्यू बराबर की साइड लिखिए, d1 d2 d3। गुणा करिए, ध्यान दीजिएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z। इसमें करिएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z। फिर इसमें a3x प्लस b3y प्लस c3z। अब बराबर करिएगा ना तो आपका यही आ जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि a, देखिए a और x में गुणा करके अगर आप b के बराबर करते हैं तो आपका यही कंडीशन आ जाएगा। मिलाइए, a इंटू एक्स इक्वल बी, a का वैल्यू यहां रख दिए, x का वैल्यू यहां रख दिए। अगर इसमें गुणा करके और इससे तुलना करिएगा तो आपका यही समीकरण मिल जाएगा। समझ गया नहीं क्यों लिखे a इंटू एक्स इक्वल बी। लिखने का कारण है कि a में और x में गुणा करके यदि b के इक्वल करेंगे तो यही रिजल्ट हम लोगों का आ जाएगा। समझ गए होंगे। ये मिटा दे रहा है रफ। फिर एक बार हम बतला दे रहे हैं कैसे। यहां रफ देखिए, रफ a इंटू एक्स इक्वल बी है। a का वैल्यू है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया एक्स वाई जेड और b का वैल्यू है d1 d2 और d3। देखिए गुणा करिए इससे इसमें तो हो जाएगा, यहां लिख रहे हैं, इसमें करिएगा तो हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z। फिर यहां करिएगा इससे इसमें तो a2x प्लस b2y प्लस c2z। इससे इसमें करिएगा a3x प्लस b3y प्लस c3z। बराबर में है d1 d2 और d3। तुलना करिए, इससे तुलना करिएगा, इससे तुलना करिएगा, इससे तुलना करिएगा तो यही समीकरण आ जाएगा। इसी के चलते लिखे हैं कि माने गए समीकरण के अनुसार a इंटू एक्स बराबर b, क्योंकि a और x में इंटू करके अगर b के इक्वल करते हैं तो आपका यही समीकरण मिल जाएगा। समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं, ये मिटा दे रहे रहो, तो ये वाला मिटा दे रहे हैं बाबू। इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये वाला को यहां लिख रहे हैं। x इक्वल करेंगे तो हो जाएगा b बाई ए। देखिए a इंटू एक्स इक्वल बी है, a इंटू एक्स इक्वल बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल b बाई ए। इसके बाद यहां के बाद यहां लिख रहे हैं x इक्वल हो जाएगा b बाई ए, या x इक्वल करेंगे तो b गुणा ए इनवर्स। नीचे है ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, नीचे है ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। कैसे, 1 बाई ए इक्वल होता है ए इनवर्स, तो वही ए ऊपर गया तो इनवर्स हो गया। या इसको लिख सकते हैं x इक्वल ए इनवर्स इंटू बी। गुणा में इधर लिखिए चाहे इधर, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहां लिख देंगे, इसलिए समीकरण 1 के सहायता से
सहायता से रैखिक समीकरण का हल करते हैं। ये एक सूत्र बन गया। जब मैथ बनाइएगा और कहेगा कि आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण का हल कीजिए, जब कहेगा कि आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण का हल कीजिए, तो यही सूत्र हो गया। कोई पूछे कि समीकरण ये क्या है, तो ये तरीका है, आव्यूह विधि द्वारा हल करने का तरीका। जब भी आव्यूह विधि द्वारा हल करने के लिए कहेगा तो यही सूत्र का प्रयोग, याद रखिएगा, इस सूत्र हो गया। जब भी आव्यूह विधि द्वारा हल करने के लिए कहेगा तो यही सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज के क्लास में थ्योरी जो आप लोगों का है वो कंप्लीट हो गया। 4.6 में इतना ही थ्योरी है। 4.6 में आप लोगों का यही थ्योरी है। तो कुछ प्रश्न एक दो बनाकर समझा दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं पूरा। थ्योरी समाप्त हो गया बाबू। एक्सरसाइज 4.6 प्रश्न सुन लीजिए क्या दिया है। 4.6 में दिया है 1 से 6 तक संगत तथा असंगत का वर्गीकरण कीजिए। इसका अर्थ बाबू जानिए। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक में आपको बतलाना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। 1 से लेकर 6 तक आपको बतलाना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। वर्गीकरण करने का मतलब कि आपको पहचानना है कि कौन संगत होगा और कौन असंगत होगा। एक बनाकर समझा रहे हैं। पहला में है x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3। x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3। बतलाना है कि कौन संगत होगा और कौन असंगत होगा। नियम देखिए, यहां से देखिए, यहां से हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। संगत असंगत में केवल हमको कैपिटल ए चाहिए, तो लिखेंगे यहां कैपिटल ए। अभी थ्योरी में बतलाए हैं कि एक्स वाई जेड का जो गुणांक होता है उसी को कैपिटल ए बोलते हैं। इसमें एक्स वाई है लेकिन जेड नहीं है, तो ए देखिए किसको कहा जाएगा। जो एक्स वाई, देखिए जो रैखिक समीकरण दिया रहेगा उसमें एक्स वाई जेड का जो गुणांक होगा उसी को ए कहेंगे, कैपिटल ए। और आप जानते हैं कि संगत और असंगत में केवल एक चाहिए, ए। जब ए पता होगा तो ही डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो देखिए कैपिटल ए, तो एक्स वाई जेड के गुणांक को कैपिटल ए बोलते हैं। एक्स का गुणांक क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है। वाई का गुणांक 2, एक्स का गुणांक 2, वाई का गुणांक 3। मतलब एक्स वाई जेड का जो गुणांक है उसको कहेंगे कैपिटल ए। इधर लिख रहे हैं। फिर एक बार सुन लीजिए, 1 से 6 तक आपको बतलाना है कौन संगत है कौन असंगत। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्स वाई के गुणांक को ए, बराबर वाला को बी,
तो बी और एक्स का जरूरत नहीं है। जब संगत, देखिए जब संगत और असंगत दो कहेगा, जब संगत कहेगा या असंगत कहेगा चेक करने के लिए, तो आपको एक्स और बी का कोई जरूरत नहीं है। केवल देखिए संगत और असंगत के लिए केवल ए का जरूरत है। तो संगत असंगत चेक करना 1 से 6 तक, तो कैपिटल है एक्स वाई का जो गुणांक है उसको कैपिटल ए बोलेंगे। अब निकालेंगे ए का डिटर्मिनांट, ए का डिटर्मिनांट, ए का वैल्यू रखेंगे तो ए का वैल्यू है 1 2 2 3। ए का डिटर्मिनांट कर रहे हैं, इधर से करेंगे तो प्लस, ये आप लोग जानते हैं, इधर से प्लस और इधर से माइनस, 3 एकम 3 -4 इक्वल -1, गुणा किए तो -1 आ गया। चूंकि ए का डिटर्मिनांट इज नॉट इक्वल 0, जो ए का डिटर्मिनांट निकाले वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए यह संगत है। हम आप लोगों को बतलाए हैं कि जो 0 के इक्वल नहीं होता है, जब ए का डिटर्मिनांट करेंगे और 0 के इक्वल नहीं आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे संगत। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 6 तक करना क्या है सुन लीजिए, एक आज बनाकर समझा दिए। 1 से लेकर 6 तक में आपको संगत असंगत बतलाना है। सबसे पहले करिएगा क्या, 1 से 6 तक, देखिए आज का HW में 1 से 6वें तक बनाइएगा। 7 नंबर से आप लोग से नहीं बनेगा, 7 नंबर से हम कल के वीडियो में देंगे, यानी बनाएंगे। तो 1 से 6 तक समीकरण दिया रहेगा, केवल कैपिटल ए लिख लीजिएगा, एक्स वाई के गुणांक को ए, और इसका डिटर्मिनांट निकालिएगा। अगर डिटर्मिनांट निकालने पर 0 के बराबर नहीं आता है तो संगत, और 0 के बराबर आ जाता है तो असंगत। 1 से 6 तक ए निकालिएगा और ए का डिटर्मिनांट करिएगा। यदि 0 के बराबर नहीं आता है तो संगत, और 0 के बराबर आ जाएगा तो असंगत। ये 0 देखिए -1 आया, यानी 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संगत। यदि हल करने पर 0 आ जाता तो बोलते असंगत। तो प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग थ्योरी आज का समझ लिए हैं। 1 से 6 तक में एक हम बना दिए हैं और प्रयास करेंगे 7 नंबर प्रश्न आप लोग नहीं बनाइएगा, कल के वीडियो में हम बनाकर सेंड करेंगे आप लोगों के पास। आज के लिए आप लोगों को अगर घर पे बनाना होगा, पहले क्या करना है कि आज का टोटल थ्योरी आप लोगों को पढ़ लेना है अच्छा से, और एक हम बना दिए हैं। यदि आप लोगों को मन होगा तो 1 से 6 तक आप ट्राई कर सकते हैं। 1 से 6 तक केवल चेक करना है कौन संगत है कौन असंगत है। फिर 7 से लेकर 16-17 तक जो है उसमें आव्यूह विधि लगाना है। तो केवल आज 6 तक आप लोग देखिएगा। तो आज थ्योरी खत्म किए, एक मैथ बना दिए, और आप लोग ध्यान से देखिएगा, जहाँ गड़बड़ होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। और वीडियो पूरा बाबू देखिए, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। और थ्योरी जो है बाबू आप लोगों का डिटर्मिनेंट्स का समाप्त हो गया है। आज के लिए बाबू इतना ही, थैंक यू। मन लगा के पढ़ें, पूरा वीडियो देखिए।